हाय बच्चा, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। हम अभी कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अभी तक हम डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश कर चुके हैं एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ऑनगोइंग टॉपिक चल रहा है। और जो हमारा लास्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का टॉपिक था उसमें हमने समझा था कि रेस्पिरेटरी ट्री और ब्रोंकियल इंटरकॉम क्या होता है एंड एज वेल एज हमने एल्वेलाई की स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, एल्वेओलर मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में बात करी थी एंड एज वेल एज हमने कुछ स्पेसिफिक सेल्स के बारे में बात करी थी जो कहाँ पे पाई जाती है, जो एल्वेलाइज के अंदर पाई जाती है। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मतलब है इसका कि आज हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी बॉडी के अंदर लंग्स की मदद से सांस कैसे अंदर लेते हैं एंड सांस कैसे बाहर छोड़ते हैं, या हम इनहेल कैसे करते हैं एंड एक्सहेल कैसे करते हैं। सो दिस मैकेनिज्म को समझने के लिए बेटा हमने इसको हाईलाइट किया है एज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से इन सिंपल मेरा मतलब ये है कि आप किस तरीके से बेटा अपने लंग्स को या लंग्स के आसपास के स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक एयर आपकी बॉडी के अंदर या आपके लंग्स के अंदर जाए, एंड फिर सेम स्ट्रक्चर्स को बेटा आप कैसे यूज़ करते हैं अपने बॉडी के अंदर जो लंग्स के अंदर एयर बचा हुआ है या एयर फिल हुआ है उसको आप एटमॉस्फेयर में कैसे भेजते हैं। तो दिस प्रोसेस बेटा जिसके वजह से हम इधर एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स के अंदर भेजते हैं या लंग्स के अंदर जो एयर है बेटा उसमें उसको एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इसको हम सिंपलीफाई करके ब्रीदिंग बोलते हैं एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म बिहाइंड ब्रीदिंग। ठीक है ना। अब ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि लंग्स हमारी बॉडी के जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं एंड जिस पॉइंट पे या जिस स्ट्रक्चर के अंदर वो पाए जाते हैं वो कैसे हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है ना। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ध्यान से तो इस स्ट्रक्चर को हम लास्ट क्लास में भी समझ चुके थे थोड़ा सा। सो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज थोरेसिक केज। ठीक है, चलो इधर हम सीधे लिख देते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थोरेसिक केज बेटा। इसको हम थोरेसिक केज बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो समझनी है आपको वो ये है कि हमें समझना है कि थोरेसिक केज के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एंड बाद में हम बेटा अलग से देखेंगे कि उन स्ट्रक्चर्स का रेस्पिरेशन में क्या रोल होता है। ठीक है। अगर आप थोरेसिक केज को ध्यान से यहाँ पे देख रहे हैं तो थोरेसिक केज की आपको बेटा एक आगे वाली साइड दिखाई दे रही है। सो दिस इज वेंट्रल साइड ऑफ थोरेसिक केज जो आपको आगे दिखाई दे रही है। सो ये आपको लैटरल साइड दिखाई दे रहे हैं बेटा। सो दिस इज लैटरल साइड ऑफ थोरेसिक केज। ठीक है ना। बैक साइड में बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, डोर्सल साइड ऑफ थोरेसिक केज, एंड नीचे आपको दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर पार्ट एंड ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एंटीरियर पार्ट। ठीक है ना। तो अगर हमें याद रखना पड़े कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ फॉर ये है थोरेसिक कैविटी का बेटा एंटीरियर सरफेस। ठीक है ना, या एंटीरियर एंड लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना। तो ये थोरेसिक कैविटी का एंटीरियर एंड हो गया। तो एंटीरियर एंड ऑफ थोरेसिक कैविटी में आपको क्या क्या मिलता है तो आप इधर देख सकते हैं। सो ये एरिया हमारा होता है बेटा थोरेसिक कैविटी का एंटीरियर पॉइंट, जैसे मैंने आपको अभी बोला। तो इस एंटीरियर पॉइंट पे आपको क्या मिलती है, इसमें आपको दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। पहला यहाँ पे आपको नेक मिलेगा, है ना, एंड दूसरा बेटा यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, शोल्डर बोन्स मिलती है। शोल्डर हमारी बॉडी के अंदर बेटा पेक्टोरल ग्रिडल होता है। तो पेक्टोरल ग्रिडल की एक बून होती है जो मैं आपको अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, जिस बून को हम क्लेविकल बोलते हैं। तो एंटीरियर साइड ऑफ थोरेसिक केज के अंदर आपको दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक तो मिलती है बेटा क्लेविकल एंड दूसरा मिलता है नेक। क्लियर है। फिर अगर हम बेटा इसी पर्टिकुलर लंग के पोस्टीरियर सरफेस की बात करेंगे, पोस्टीरियर मतलब नीचे वाले सरफेस की बात करेंगे, पोस्टीरियर एंड की बात करेंगे, तो सेम लंग के अंदर जब आप पोस्टीरियर एंड देखते हैं, सो दिस इज द पोस्टीरियर एंड ऑफ लंग बेटा। तो पोस्टीरियर एंड ऑफ लंग में आपको क्या मिलता है, आपको एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं बेटा। ठीक है। तो पोस्टीरियर एंड में आपको क्या मिला, पोस्टीरियर एंड में आपको डायफ्राम मिला। सिमिलरली जब आप लंग्स के अंदर बेटा वेंट्रल सरफेस मतलब आगे वाले साइड की बात करते हैं, वेंट्रल एंड की बात करते हैं बेटा, वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं। सो वेंट्रल सरफेस तो ये वाला एरिया हो गया। ठीक है। आगे वाला फ्रंट वाला एरिया हो गया। तो फ्रंट वाले एरिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टर्नम बेटा। तो ये तो स्टर्नम हो गया। एंड इसके अलावा क्या मिल रहे हैं, दी स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम रिब्स बोलते हैं। यानी थोरेसिक केज जो है
थोरेसिक स्ट्रक्चर जो है बेटा, सो दिस थोरेसिक केज और रिब केज, अगर आप इसके वेंट्रल आगे वाले साइड की बात कर रहे हैं तो आगे वाले साइड में आपको दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नम, आपको स्टर्नम मिलता है। एंड दूसरा आपको क्या मिलता है, जो आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहे हैं, आपको क्लियरली यहाँ पर रिब्स देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम डॉर्सल सरफेस की बात करें, डॉर्सल मतलब बैक साइड की बात करें बेटा, डॉर्सल सरफेस या डॉर्सल एंड लिख देता हूँ मैं, तो डॉर्सल एंड की बात करेंगे तो डॉर्सल एंड में आपको क्या देखने को मिलता है, वर्टिबल कॉलम, एक तो आप वर्टिबल कॉलम देखेंगे एंड आपको क्या दिखाई दे रही है, आपको रिब्स दिखाई दे रही है। तो मतलब बैक साइड में अगर आप जाएंगे, एक तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो आपको इधर से दिखाई दे रहा है, सो ये वर्टिबल कॉलम हो गया बेटा, एंड रिब्स का एक एंड दिखाई देगा जो पीछे साइड में जुड़ता है किसके साथ, वर्टिबल कॉलम के साथ। एंड अगर आप लैटरल साइड की बात करेंगे, लैटरल एंड की बात करेंगे बच्चा, तो लैटरल एंड मतलब साइड, साइड में आपको ओनली क्या मिल रही है, आपको रिब्स मिल रही है। सो अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर एक पिंजरे के जैसा है बेटे, ये केज के जैसा है, और इस पिंजरे और इस केज को बनाने के लिए हमने आगे साइड से बून्स को यूज़ किया, पीछे साइड से भी बून्स को यूज़ किया, एंड साइड में भी किनको यूज़ किया, बून्स को यूज़ किया। एंड बची थी नीचे वाली खाली जगह, यहाँ पे हमने क्या लगा ली, यहाँ पे हमने एक मसल लगा ली बेटा, जिस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। सो आप अगर ध्यान से सोचेंगे ना स्ट्रक्चर को, तो ये थोरेसिक केज क्या है बच्चा, ये एक तरीके का क्लोज्ड चैम्बर है, ठीक है ना, ये क्लोज्ड केज है बेटा, जिस क्लोज्ड केज को बनाने के लिए हम किन को यूज़ कर रहे हैं, हम बोन्स को यूज़ कर रहे हैं एंड मसल्स को यूज़ कर रहे हैं। और इसी केज के अंदर, इसी केज के बेटा सेंटर में आपको क्या दिखाई देता है, आपको लंग्स दिखाई देते हैं। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ नहीं आया यहाँ पे, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूँगा, आई होप आपको उससे थोड़ा बहुत समझ आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, तो ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये मॉडल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो दिस मॉडल इज ऑफ थोरेसिक केज बेटा। ये किसका मॉडल है, ये थोरेसिक चैम्बर या थोरेसिक केज का मॉडल है। इस मॉडल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, सो दिस हाईलाइटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टर्नम, ठीक है ना। तो अगर आप इस पर्सन को देखेंगे, ये अभी आपकी तरफ ही देख रहा है, तो दिस मीन्स ये बॉडी का आगे वाला हिस्सा हो गया बेटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, तो अगर आप इस आगे वाले हिस्से को फ्रंट से देखेंगे, तो फ्रंट पार्ट को वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, जैसे आप सभी को पता है बेटा, द फ्रंट एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी। तो वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी की अगर मैं बात नहीं करूं, अगर मैं खाली अभी रिब केज की बात करूं वेंट्रल साइड में, तो रिब केज के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चा, आपको एक तो स्टर्नम दिखाई दे रहा है आगे से, जो मैं हाईलाइट कर चुका हूं अभी, और क्या दिखाई दे रही है आपको बेटा, और आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, जिन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो आगे वाले साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है स्टर्नम, एंड बिसाइड स्टर्नम बेटा आपको और क्या दिखाई दे रही है, आपको और रिब्स दिखाई दे रही है। तो यही मैंने आपको अभी लिखाया कि थोरेसिक केज को अगर आप समझना चाहते हैं, तो थोरेसिक केज को समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि फ्रंट साइड में आपको क्या मिल रहा है। तो फ्रंट साइड, जिसको हम वेंट्रल साइड भी बोलते हैं बायोलॉजी में, आपको एक तो देखने को मिलता है स्टर्नम, ठीक है ना, जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा बच्चा, जिसको मैं अभी थोड़ा हटा देता हूं, तो अभी इसका नॉर्मल कलर हो गया, तो ये स्टर्नम हो गया बच्चा। एंड स्टर्नम के अलावा आपको क्या मिल रही है बच्चा, ये सारी जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स में हटा रहा हूँ अभी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम रिब्स बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया वेंट्रल साइड। आई होप क्लियर आपको कि वेंट्रल साइड में क्या क्या मिलता है। तो याद रखा आपने बेटा, वेंट्रल साइड में दो चीज़ें मिलती है, एक आपको मिलते हैं रिब्स एंड दूसरा आपको क्या मिलता है, स्टर्नम मिलता है। जब इसी थोरेसिक केज को आप बेटा अपर साइड में देखेंगे, अपर साइड का मतलब क्या होता है, एंटीरियर साइड होता है। तो एंटीरियर साइड में आप ध्यान से देख लीजिए, आपको दो चीज़ें मिल रही है, एक आपके नेक मिल रहा है बेटा, नेक में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब मिलेंगे आपको। एंड ये बूंस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, इन बूंस को हम क्लैविकल्स बोलते हैं। तो मैंने आपको लिखाया था कि एंटीरियर सरफेस में दो चीज़ें होती है, एक तो क्लैविकल बूंस होती है, ठीक है ना, एक तो आपको क्या मिलती है बेटा, एक तो आपको क्लैविकल बून्स मिलते हैं, जैसे ये एक क्लैविकल बून हो गया बच्चा, ठीक है ना, एंड ये दूसरा वाला क्लैविकल बून हो गया, ठीक है ना, हाईलाइट में कर रहा हूँ साथ साथ। एंड दूसरा बच्चा आपको क्या मिलता है, आपको नेक वाला एरिया मिलता है। सो ये एंटीरियर एंड क्लियर हो गया एंड वेंट्रल एंड क्लियर हो गया।
अब जब हम डॉर्सल एंड में जाएंगे, मतलब बैक साइड में जाएंगे थोरेसिक केज के, तो मैं इसको बैक साइड में टर्न कर रहा हूँ। तो जब आप बैक साइड से थोरेसिक केज को ध्यान से देखेंगे तो बैक साइड में आपको क्या मिल रहा है, बैक साइड में आपको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है बच्चा, ठीक है ना। सो ये स्ट्रक्चर जो आप ये भी देख रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सो ये क्या है, ये पूरा का पूरा वर्टेबल कॉलम है। तो ये पूरा वर्टेबल कॉलम हो गया। तो डॉर्सल साइड से एक तो आपको मिल रहा है वर्टेबल कॉलम, बट वर्टेबल कॉलम के अलावा और क्या मिल रही है, हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ मैं, और आपको रिब्स मिल रही है बेटा। सो मतलब रिब्स आपके थोरेसिक केज में आगे साइड भी होती है और पीछे साइड भी होती है। आगे साइड वो जुड़ती है स्टर्नम के साथ, एंड पीछे साइड वो किसके साथ जुड़ती है बेटा, वर्टेबल कॉलम के साथ जुड़ती है। क्लियर है ना। अगर आप जूम भी इसको करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा ये किसके साथ जुड़ी हुई है, वर्टेबल कॉलम के साथ जुड़ी हुई है। तो ये हो गया केज का आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा एंड लोअर वाला हिस्सा बेटा, समझ गए ना। अब इसको आगे और साइड से देख लेते हैं। तो अभी आप साइड से देख लीजिए बच्चा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो अभी आप साइड से देख लीजिए। तो साइड से अभी आपको क्या दिखाई दे रही है, ओनली रिब्स दिखाई दे रही है और कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही है। देखिए साइड से आपको ओनली क्या मिल रही है बच्चा, साइड से आपको खाली रिब्स दिखाई दे रही है और कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा। समझ गए ना। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अभी, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थोरेसिक केज। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम थोरेसिक केज बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस थोरेसिक केज को जब हम ध्यान से देखते तो हमने एंटीरियर साइड थोरेसिक केज का समझ लिया, हमने लैटरल साइड थोरेसिक केज का समझ लिया, हमने पोस्टीरियर साइड भी समझ लिया, हमने वेंट्रल साइड भी समझ लिया, और हमने डॉर्सल साइड भी समझ लिया। जब इसी थोरेसिक केज को आप बेटा देखेंगे तो इस थोरेसिक केज के जब हम पोस्टीरियर साइड की बात करेंगे, मतलब लोअर साइड की बात करेंगे, तो लोअर साइड के अंदर आपको कोई भी बून देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा जो मैंने अभी ऐड किया है। सो दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डायफ्राम। आप देख से डायफ्राम ऊपर साइड में यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप नीचे साइड में इसको देखते हैं ना तो ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक डूम शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसको हम बाहर निकाल के देख लेते हैं। तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका डायफ्राम है। आप देख लीजिए तो डायफ्राम कैसा होता है, एक डोम के समान स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डोम मतलब जैसे मस्जिद के ऊपर वो लगा रहता है गोल सा, तो वैसे एक गोल शेप्ड स्ट्रक्चर है। सो दिस इज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इन जनरल अगर आप ओवरऑल थोरेसिक कैविटी को देखेंगे ना, अगर मैं इसको सारी चीज़ें कंबाइन कर दूं तो थोरेसिक कैविटी में आपको क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी में आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो आपको फ्रंट से क्या दिखाई दे रही है बेटा, फ्रंट से दिखाई दे रहे हैं स्टर्नम एंड रिब्स। नीचे से क्या दिखाई दे रहा है, नीचे से दिखाई दे रहा है आपको डायफ्राम। साइड से खाली दिखाई दे रहा है रिब्स, एंड पीछे से वर्टेबल कॉलम एंड रिब्स देखने को मिलती है। अब इसी थोरेसिक कैविटी को जब हम डिटेल में देखते हैं तो हमें पता चलता है दैट जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, लंग्स बोलते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो इसी थोरेसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे लंग्स हो गए बेटा, ठीक है ना। और हमारे लंग्स बेटा एग्जैक्टली फिट कहाँ पे करे गए, एग्जैक्टली बंद कहाँ पे करे गए बेटा, इसी थोरेसिक कैविटी के अंदर बंद करे गए। तो आप समझ सकते हैं बच्चे कि अगर आपकी थोरेसिक कैविटी साइज में बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, तो आपके लंग्स भी साइज में इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आपकी थोरेसिक कैविटी साइज में डिक्रीज हो रही है तो आपके लंग्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, साइज में डिक्रीज हो जाएंगे। सो मीन्स आपके लंग का साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बेटा, वो कौन कंट्रोल करेगा, वो यही थोरेसिक केज कंट्रोल करेगा। अगर थोरेसिक केज का साइज बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली बेटा आपकी बॉडी के अंदर लंग्स का साइज भी बढ़ रहा है बेटा। एंड अगर आपकी बॉडी के अंदर बेटा थोरेसिक केज का साइज डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके लंग्स का भी साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मॉडल दिखाने का प्राइम रीजन क्या था बेटा, कि आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाए कि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स एंड थोरेसिक केज का रिलेशन क्या है बच्चा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आई होप। ठीक है, तो देख सकते हैं आप चारों तरफ से लंग्स बंद किए और एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। किन से, बूंद से। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस भी बीच में नहीं है बेटा, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो अगर रिब्स बाहर की तरफ आएंगी तो लंग भी बेटा बाहर की तरफ आएगा, एंड अगर रिब्स अंदर की तरफ जाएंगी तो लंग्स भी क्या करेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। क्लियर है ना। तो इस चीज़ को हम अभी समझ लेते हैं नॉर्मल डिस्कशन में इधर वापस आके। ठीक है, थोरेसिक केज का पूरा स्ट्रक्चर आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये हो गया स्टर्नम, ये हो गए रिब्स बेटा ऑन द वेंट्रल साइड। लैटरल साइड में खाली रिब्स दिखाई देती है बेटा, एंड डॉर्सल साइड में आपको दिखाई देगा वर्टेबल कॉलम, और क्या दिखाई देगी, और रिब्स दिखाई देगी। और इसी केज के बीच में बेटा
आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पे 2 लंग्स मिलेंगे, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग मिलेगा। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी याद रखनी है आपको। अब जब हम इस थोरेसिक केज को इन्वॉल्व करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन में कैसे मदद करेगा हमें, तो वो आप अब समझने की थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं बेटा इस नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि लंग जो होते हैं बेटा वो प्रेजेंट होते हैं या वो सिचुएटेड होते हैं किसके अंदर, थोरेसिक चैम्बर के अंदर। यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चा। तो हमारी बॉडी में लंग्स कहाँ है, सो लंग्स आर present in the thoracic chamber in the thoracic chamber, जो कि एक्चुअल में क्या होता है बेटा, विच इज जो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर होता है बेटा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो लंग्स कहाँ पे बेटा, लंग्स इसी स्ट्रक्चर के अंदर है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम थोरेसिक केज बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो लंग्स है बेटा वो नीचे से भी क्लोज्ड है, वो ऊपर से भी क्लोज्ड है, वो बैक साइड से भी क्लोज्ड है एंड वो साइड से भी क्लोज्ड है। तो ओवरऑल वो हर साइड से क्लोज्ड है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एयर टाइट चैम्बर बोलते हैं। समझ आया ना। अब ये एयर टाइट चैम्बर हमने क्यों रखा, ये एयर टाइट चैम्बर बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दिस अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, is important for breathing। ठीक है ना, as we cannot directly alter पल्मोनरी वॉल्यूम बेटा, मतलब ये एयर टाइट चैम्बर जो है बेटा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग, बिकॉज जैसे मैंने आपको अभी बोला ना कि आप अपने लंग्स का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं या अपने लंग्स का साइज़ डिक्रीज़ करते हैं। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि आपके रिब्स या तो बाहर की तरफ आएंगे या तो अंदर की तरफ जाएंगे। जैसे रिब केज बाहर की तरफ आएगा लंग का साइज़ बढ़ेगा, एंड जैसे रिब केज बेटा अंदर की तरफ जाएगा तो लंग्स का साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे लंग्स का साइज़ बढ़ेगा तो हवा अंदर आ सकती है बेटा, एंड जैसे लंग्स का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा तो हवा क्या आ जाएगी बेटा, हवा बाहर जाएगी। समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो हम पढ़ रहे हैं, ये ब्रीदिंग को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, मतलब हम हवा को इनहेल कैसे कर सकते हैं एंड हवा को एक्सहेल कैसे कर सकते हैं बेटा। तो ये किस वजह से होता है, तो इस प्रोसेस को कराने के लिए हमारी बॉडी में बेटा 2 इम्पॉर्टेंट मसल्स यूज़ होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बेटा, द प्रोसेस ऑफ the process of breathing is mainly achieved by two types of muscles, ठीक है। पहली मसल को हम बोलते हैं बेटा डायफ्राम। द फर्स्ट मसल इज कॉल्ड एज डायफ्राम बेटा। या इसको फ्री निक मसल भी बोलते हैं बेटा। एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट मसल है बेटा उसको हम इंटरकोस्टल मसल भी बोलते हैं।
तो मतलब आपका रिब केज जो है बेटा वो एक्सपेंड करेगा या वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। सो दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब केज इज बिकॉज ऑफ टू इंपॉर्टेंट मसल्स, जिसमें से एक आता है डायफ्राम जिसको हम फ्रीनिक मसल भी बोलते हैं, एंड दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे को हम इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। समझ गए ना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले डायफ्राम की बात करते हैं। अबे इन्वॉल्व कैसे होंगे रेस्पिरेशन में वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट सबसे पहले डायफ्राम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो डायफ्राम के बारे में सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी बेटा वो याद रखनी है, डायफ्राम एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो सेपरेट करता है बेटा थोरैसिक कैविटी को फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। मस्क्यूलर स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स thoracic cavity from abdominal cavity। फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ये तो पहली चीज़ याद रखेंगे बच्चा, ठीक है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि डायफ्राम जो होता है बेटा ये बनता है कुछ स्पेसिफाइड मसल्स से, जिनको हम रेडियल मसल्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। डायफ्राम इज मेड ऑफ diaphragm is made of रेडियल मसल्स बेटा। तो ये किन मसल से बनता है, ये रेडियल मसल से बनता है बेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ठीक है ना। और याद रखेंगे डायफ्राम जो होता है बच्चा ये इंपॉर्टेंट मसल होता है फॉर ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन बेटा। मतलब हम जो ब्रीद इन करते हैं एंड ब्रीद आउट करते हैं बेटा, तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, डायफ्राम प्ले करता है, ठीक है ना। डायफ्राम इज प्रिंसिपल मसल ऑफ वेंटिलेशन। ऑल्दो इसके अलावा इसके और भी काम है बेटा। डायफ्राम आपको चाइल्ड बर्थ में भी मदद करता है, डायफ्राम हमको मिक्चुरेशन और यूरिन पास करने में भी मदद करता है, डायफ्राम आपको डेफिकेशन में भी मदद करता है। बट बिकॉज हम अभी रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन में डायफ्राम का मेजर रोल होता है, दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बेटा, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जिसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। क्लियर है ना। अब ये डायफ्राम कैसे वेंटिलेशन में यूज़ होगा वो हम थोड़ी देर में, बस अभी मैं खाली डायग्राम की बात स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लेकिन फंक्शनल एस्पेक्ट हम थोड़ी देर बाद इसका देखेंगे। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम एक बार इसको वापस चलते हैं स्ट्रक्चर के पास, हम देख लेते हैं एक्चुअल में बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं बच्चा कि आपको दिखाई दे रही है अभी रिब केज दिखाई दे रहा है आपको अभी क्लियरली, ठीक है ना। ये आपको रिब केज दिखाई दे रहा है, रिब केज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है लंग्स, ठीक है। तो जब मैं इस रिब केज को बेटा थोड़ी सी हम रिब से यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमको डायफ्राम क्लियरली दिखाई दे। अब देखिए इधर, तो हमने डायफ्राम को देखने के लिए बेटा कुछ रिब्स को हटा दिया। तो आप यहाँ से क्लियरली देख लीजिए बेटा कि जो लंग का डायफ्रामेटिक सरफेस है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डायफ्रामेटिक सरफेस के बारे में। तो डायफ्रामेटिक सरफेस एग्जैक्टली बेटा किसके कांटेक्ट में है, वो इस मस्कुलर स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में है। सो दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर को बेटा इसी को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डायफ्राम बेटा। समझ गए ना। अब इस डायफ्राम को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये डायफ्राम में बेटा आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है ये डायफ्राम पूरे की पूरी बॉडी को, ठीक है ना, थोरैसिक पार्ट को डेटा डिफ्रेंशिएट या अलग कर देता है किससे, एब्डोमिनल पार्ट से। अगर मैं यहाँ पे एब्डोमिनल ऑर्गन्स ऐड कर दूँ थोड़े बहुत, तो ये आपको एब्डोमिनल ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं।
तो आप क्लियरली देख लीजिए बेटा, एब्डोमिनल ऑर्गन्स डायफ्राम के नीचे हैं एंड लंग्स बेटा डायफ्राम के क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। क्लियर है ना। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर डायफ्राम नीचे आएगा तो वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को नीचे की तरफ धकेलेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करेगा। लेकिन अगर डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स भी कहाँ जाएंगे, वो भी ऊपर की तरफ जाएंगे। सो मीन्स नीचे वाली कैविटी तो हो गई एब्डोमिनल कैविटी, ऊपर वाली कैविटी हो गई थोरेसिक कैविटी, एंड इन दो कैविटीज़ को बेटा आपस में सेपरेट कौन करता है, ये हाईलाइटेड स्ट्रक्चर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। क्लियर है ना। एंड नॉर्मली डायफ्राम कैसा होता है, ये डोम शेप्ड होता है। क्लियर है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो डायफ्राम, आई होप आपको अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें बच्चा, डायफ्राम क्लियर हो गया। अब वापस चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें पढ़ना है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चा, दे आर इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो देख लेते ये भी क्या है। इंटरकोस्टल मसल्स, अभी इंटरकोस्टल मसल क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए आगे ना मॉडल क्यों देख लेते हैं एक बार। अब इस स्ट्रक्चर को अगेन एक बार देखिए आप। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करें, ठीक है, तो आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है बेटा, दो रिब्स दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको दो रिब्स दिखाई दे रही है, एंड दो रिब्स के बीच में बेटा आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं तो ये देख लीजिए इधर, तो ये दो रिब्स है और ये दो रिब्स के बीच में स्पेस है बच्चा। ठीक है ना, ये स्पेस दिखाई दे रहा है दो रिब्स के बीच में। सो द स्पेस बिटवीन द टू रिब्स इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल स्पेस बेटा। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। क्लियर है ना। अभी जो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस होता है, इस इंटरकोस्टल स्पेस में बेटा आपको क्या मिलते हैं, आपको मसल्स मिलती है। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ मसल्स, तो ये देखिए, तो ये आपको मसल्स दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं मसल्स। फर्दर में और मसल्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, ये और मसल्स ऊपर से आ गए बच्चा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ इसको, तो हम सिंपल बेसिक से चलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, पहले अगर हम नॉर्मल देखें तो ये आपको दो रिब्स खाली दिखाई दे रहे हैं बीच में, लेकिन जैसे हमने थोड़ा बेटा इसको मॉडिफाई किया तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, दो रिब्स के बीच में हमको मसल दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा करके जूम कर दूं तो ये मसल आपको कहाँ से दिखाई दे रहा है, आपको नीचे से दिखाई दे रहा है। सो मीन्स ये मसल रिब केज के अंदर वाले साइड में। ठीक है, क्लियर है ना। अगर मैं इसमें और मसल ऐड कर दूं बेटा ऐसे, ठीक है, अब ये जो नया मसल आया बेटा ये रिब केज के बाहर वाले साइड में है। सो मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर रिब केज होता है बच्चा, रिब केज के बीच में जो रिब्स होती है, उन रिब्स के बीच में आपको क्या मिलता है, इंटरकोस्टल स्पेस मिलता है। क्लियर है ना। लेकिन इस इंटरकोस्टल स्पेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर रिब्स को आपस में कौन जोड़ती है बेटा, मसल्स जोड़ती है। इन्हीं मसल्स को जो रिब्स को अंदर से जोड़ती है ना, दे आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप की होती है। अगर ये इंटरकोस्टल मसल अंदर वाली साइड में है रिब के, तो इनको हम बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एंड अगर ये रिब्स के बाहर वाले साइड में है, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। मतलब अगर मैं दो कलर यहाँ पे यूज़ करूँ तो आप इधर देख लीजिए ध्यान से, तो ये हमारा रिब केज है ना, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मसल रिब केज के अंदर वाली साइड में, सो ये दिस इज कनेक्टिंग द रिब्स फ्रॉम द इनर साइड। तो इन मसल्स को हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बेटा। इनको हम बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, शॉर्ट में IICM बोलते हैं। एंड अगर ये मसल्स को मैं ले लूँ बेटा, ये रिब्स को बाहर से जोड़ रही है, सो दे आर कनेक्टिंग द रिब्स फ्रॉम द आउटर साइड बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो मतलब इंटरकोस्टल मसल इनको नाम क्यों पड़ा, बिकॉज दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है ना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल स्पेस। बट ये स्पेस खाली नहीं होता बच्चा, इस स्पेस के अंदर आपको टू टाइप की मसल्स मिलती है, वन ऑन द इनर साइड एंड वन ऑन द आउटर साइड। जो इनर साइड में होती है दे आर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो आउटर साइड में होती है दे आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बेटा। क्लियर। तो अगर मैं एकदम सिंपलीफाई करके इसको लिख दूँ, सो ये जो मसल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में कितने टाइप्स की है, ये एक्चुअल में दो टाइप्स की है बेटा। देयर आर टू टाइप्स, ठीक है ना, ये दो टाइप्स की होती है। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल
इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ठीक है बच्चा, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, EICM, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये रिब्स के बाहर वाली साइड में होगा। एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ मसल है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और इसको हम क्या बोलते हैं, IICM बोलते हैं। तो ये हो गया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये होगी दो टाइप्स ऑफ कोस्टल मसल्स बेटा, समझ गए ना। अब अगर मैं एक्सटर्नल कोस्टल मसल की बात करूं, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन में इसको पहले समझ लेते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल कोस्टल मसल की बात करूं ना, सो दिस हेल्प्स इन नॉर्मल ब्रीदिंग बेटा। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन यूज़ होती है बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज़ होती है। जैसे आप अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप आराम से घर पे बैठे हैं, आप हल्की हल्की स्लोली सांस ले रहे हैं बेटा, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आपको कौन यूज़ हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप अभी कोई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आप दौड़ना शुरू करेंगे, आप माउंटेन क्लाइंबिंग करना शुरू करेंगे, तो अभी आपको ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा ना, तो आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में बेटा, या पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, मतलब फोर्सफुल सांस को बाहर निकालने में बेटा कौन यूज़ होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यूज़ होता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए आप सबसे पहले याद रखेंगे। सो अगर आप नॉर्मल सांस अंदर ले रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को। अगर आप नॉर्मल सांस बाहर छोड़ रहे हैं बेटा, मतलब नॉर्मल इनहेल कर रहे हैं, तो ये वाला मसल यूज़ हो रहा है। नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हैं तो अगेन यही वाला मसल यूज़ हो रहा है। लेकिन जब आप फोर्सफुल इनहेल कर रहे हैं तो फोर्सफुल इनहेल में भी बेटा यही मसल यूज़ हो रहा है। लेकिन जब आप फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं ना, फोर्सफुल एक्सेलेशन में या फोर्सफुल एक्सपायरेशन में बेटा कौन यूज़ होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यूज़ होता है। क्लियर हो गया। सो आई होप मसल कौन सा है, क्या है, किधर है, दिस इज़ क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा आपको। तो अभी हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा रिब केज जो है वो कैसे काम करता है एंड कैसे हमें बेटा रेस्पिरेशन में मदद करता है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ये हमारा रिब केज है बेटा, ठीक है ना। इसको अभी समझने की कोशिश करना है। जो जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनना है पहले, फिर उसको बाद में आप लिख भी सकते हैं जब आप लिखना चाहते हो उसे। अब सबसे पहले अगर मैं डायफ्राम की बात करूं, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल डायफ्राम होता है, मतलब जब हम बेटा नॉर्मल इनहेल या एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो नॉर्मल शेप हमारे डायफ्राम का कैसा होता है, नॉर्मल शेप बेटा ऐसे डूम शेप्ड होता है। सो दिस इज़ द नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम बेटा। क्लियर है ना। नॉर्मली हमारा डायफ्राम ऐसा ही दिखता है। और हमें ये भी चीज़ पता है बच्चा कि इस डायफ्राम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, इस डायफ्राम के ऊपर दो लंग्स पाए जाते हैं। मान लीजिए फॉर ये एक लंग हो गया ऐसे वाला, ये लंग नंबर 1 हो गया, और ये लंग नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये डायफ्राम के कांटेक्ट में होते हैं ना डायफ्रामेटिक सरफेस से। तो ये आपकी बॉडी के दो लंग्स हो गए विच आर वेरी क्लोजली लिंक्ड टू द डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ which are very closely related to the diaphragm through diaphragmatic surface। ठीक है ना। अगर हम ऐसे रुकिए एक मिनट, एक अलग डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इधर। तो ये हमारे दो लंग्स हो गए। ठीक है,
और यहाँ पे मान लेते बेटा हमारा डायफ्राम है। सुन लेना इसको ध्यान से, यहाँ पे मान लेते ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है। और हमें एक चीज़ ऑलरेडी पता है बेटा दैट दिस होल एरिया इज़ कवर्ड बाय बूंस। तो इन यहाँ पे अगर आप अपने लंग्स को देखें तो यहाँ पे भी आपको बूंस मिलेंगी, इस साइड में भी आपको बूंस मिलेंगी और ऐसे भी आपको बूंस मिलेंगी। तो बिकॉज ये आगे से भी बूंद से कवर्ड है एंड पीछे से भी बूंद से कवर्ड है, ऊपर से भी बूंद से कवर्ड है, और नीचे क्या मिलता है, नीचे डायफ्राम मिलता है, ठीक है। होता क्या एक्चुअल में कि जब आपकी बॉडी बेटा इनहेल करना चाहती है, मतलब सांस को अंदर लेना चाहती है, तो सांस को अंदर लेने के लिए क्या होता है, हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है बेटा, एंड वो सिग्नल कौन रिसीव करता है, वो डायफ्राम की रेडियल मसल सिग्नल रिसीव करती है, ठीक है ना। रेडियल मसल उस सिग्नल को या उस नर्व इम्पल्स को रिसीव करती है। जैसे ही रेडियल मसल्स के पास नर्व इम्पल्स आता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, मतलब सांस को अंदर लेने के लिए सिग्नल आती है, तो डायफ्राम की रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। सो इमेजिन कर लीजिए बेटा कि यहाँ पे रेडियल मसल्स ऐसे लगी हुई है, तो जैसे ही डायफ्राम की रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ना, तो यहाँ की मसल्स बेटा इस एंड को इधर खींचेंगी, यहाँ की मसल्स इस एंड को इधर खींचेंगी। तो आप इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक रस्सी है और आप उसको दो अपोजिट साइड्स में खींच रहे हैं, तो ये रस्सी कैसी हो जाएगी, एकदम फ्लैट हो जाएगी बेटा। सो जो डायफ्राम थोड़ी देर पहले कैसा था, डोम शेप्ड था, अब वो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा। क्लियर है। जैसे ही डायफ्राम फ्लैट होगा ना, तो हमारे लंग्स के डायफ्रामेटिक सरफेस को क्या मिलेगा बेटा, रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। और जैसे ही डायफ्राम का डायफ्रामेटिक सरफेस रिलैक्स करेगा, तो हमारे लंग्स बेटा कुछ ऐसे नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ऐसे। तो मतलब इतना वाला सरफेस बेटा लंग्स का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बिकॉज लंग्स नीचे की तरफ रिलैक्स कर रहे हैं बेटा। तो ये वाला सरफेस, दिस मच सरफेस लंग्स का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है ना। और ये इंक्रीज कैसे हुआ, बिकॉज हमारे लंग्स ने बेटा क्या किया, रिलैक्स किया। और रिलैक्स करने का मौका उनको कैसे मिला, बिकॉज ब्रेन से सिग्नल आया किस चीज़ का, इनहेलेशन का। और जैसे ही ब्रेन का इनहेलेशन वाला सिग्नल हमारे लंग्स ने रिसीव किया बेटा, एट द सेम टाइम हमारे लंग्स के नीचे जो डायफ्राम है बेटा, उस सिग्नल को डायफ्राम की रेडियल मसल्स ने या शॉर्ट में डायफ्रामेटिक मसल ने रिसीव किया। और जैसे ही उन्होंने सिग्नल को रिसीव किया बच्चा, तो उन्होंने डायफ्राम को क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और जिस समय डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम बेटा, जो डायफ्राम अभी तक डूम शेप में था, अब वो डायफ्राम कैसा हो गया, एकदम फ्लैट हो गया बच्चा। एंड जिससे ही डायफ्राम फ्लैट हो गया, सो बिकॉज ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम बेटा, हमारे लंग्स जो अभी इस पॉइंट पे थे, वो नीचे वाले साइड में, जिसको हम डायफ्रामेटिक साइड बोलते हैं या डायफ्रामेटिक एंड बोलते हैं, वो डायफ्रामेटिक एंड से क्या हो गए, वो रिलैक्स हो गए। और डायफ्रामेटिक एंड से रिलैक्स होने की वजह से उनका डायफ्रामेटिक साइड में साइज़ क्या हो गया बच्चा, उनका डायफ्रामेटिक साइड में साइज़ इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया। सो मतलब हमारे लंग्स का बेटा एक साइड से साइज़ इंक्रीज हो गया, साइज़ बढ़ गया। किसकी वजह से, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड बाय द फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम बेटा। आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, ठीक है ना। सेकंड चीज़, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हमारी लंग्स को या हमारे थोरेसिक केज को बेटा इनहेलेशन का सिग्नल मिलता है, तो पहले तो उस इनहेलेशन के सिग्नल ने क्या किया, हमारे लंग्स को बेटा डायफ्रामेटिक सरफेस से इंक्रीज करा दिया, हमारे लंग्स का साइज डायफ्रामेटिक साइड से बढ़ गया। दूसरा काम क्या होता है कि हमें ऑलरेडी पता है ना कि हमारे लंग्स के ऊपर बेटा कहीं इधर क्या पाई जा रही है, ऐसी कुछ बूंस पाई जा रही है बेटा, जो लंग्स को ऊपर से कवर कर रही है। एंड हमने इन बूंस को क्या नाम दिया बेटा, हमने इनको रिब्स नाम दिया है, ऐसे, है ना। और इन रिब्स के सेंटर में क्या पाया जाता है, इन रिब्स के सेंटर में कहीं इधर क्या पाया जाता है बेटा, स्टर्नम पाया जाता। तो मान लेते ये हमारा स्टर्नम हो गया इधर, तो ये स्टर्नम हो गया इधर बच्चा। ठीक है। और पीछे रिब्स कहाँ जाएंगी बच्चा, ये आपको ऑलरेडी पता है, पीछे जाएंगी टू द वर्टेबल कॉलम। और हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं दैट इन रिब्स के बीच में यहाँ पे अंदर से पाई जाती है मसल एंड बाहर से पाई जाती है मसल। चलो मैं इसको अलग से बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमको पता है बेटा यहाँ मसल्स मिलती है, फॉर जो मैं भी इन मसल्स की बात कर रहा हूँ। तो जो मसल्स दो रिब्स को बाहर से कनेक्ट करती है, इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो मान लीजिए फॉर जो ये मसल जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कौन सी मसल्स है बेटा, ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स।
क्लियर है ना। तो जैसे ही हमारा ब्रेन सिग्नल भेजेगा बेटा लंग्स को इनहेल करने के लिए, तो लंग अपना साइज़ बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब वो साइज़ क्यों बढ़ाता वो भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। और साइज़ बढ़ाने के लिए बेटा सबसे पहले लंग्स ने क्या किया, इन्होंने हमारे डायफ्राम जो डूम शेप्ड था उसको कॉन्ट्रैक्ट करा के फ्लैट कर दिया, और जैसे ही डायफ्राम फ्लैट हो गया हमारे लंग्स का साइज़ नीचे साइड में क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। दूसरा काम बेटा सेम टाइम पे क्या होता है कि हमारे लंग्स हमारा ब्रेन क्या करता है, वो इन रिब्स के बीच में जो मसल्स है ना बेटा, जिन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, जिनको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं बेटा, ये इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो ये नर्व इम्पल्स जो ब्रेन से आया तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करिए कि जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दो रिब्स क्या आ जाएंगी, पास पास आ जाएंगी, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना बेटा बीच में, तो अभी मान लीजिए फॉर इसका इतना साइज है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया बेटा, इसका साइज डिक्रीज हुआ, तो जब इसका साइज डिक्रीज होगा तो ये रिब्स को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा बेटा। सो मतलब रिब जो जा रही है बेटा बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये कहाँ की तरफ जा रही है बेटा, ये अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स जा रही है। अगर आपको ये समझना है, आप अपने चेस्ट कैविटी पे हाथ रखिए, ठीक है, आपने चेस्ट पे हाथ रखिए और फिर सांस अंदर लीजिए बेटा। तो जैसे आप सांस अंदर लेंगे ना, आपको फील होगा कि आपका रिब केज एक तो थोड़ा ऊपर जा रहा है और बाहर की तरफ आ रहा है बेटा। तो ये जो रिब केज को लिफ्ट किया जाता है ना, लिफ्ट अप एंड आउटवर्ड्स किया जाता है, तो ये रिब केज को लिफ्ट किया जाता है बाहर की तरफ एंड आउटवर्ड बेटा। ये किसकी वजह से होता है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होता है। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे समझ लूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी तक बेटा ये आपके रिब केज का साइज था, फॉर एग्जाम्पल दिस वाज द साइज ऑफ रिब केज बेटा, ठीक है। मान लेते हैं कि इतना आपके रिब केज का साइज था बेटा बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये आपके साइज था रिब केज का, ठीक है। और ये सरफेस था बेटा, ये वाला सरफेस था आपकी लंग्स का, फॉर एग्जाम्पल ये वाला सरफेस थी आपकी लंग्स की बेटा। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराया तो आपका रिब केज क्या आया बेटा, आपका रिब केज बाहर आया, ठीक है ना, एक्सटेंड कर गया बाहर की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया बाहर की तरफ ऐसे एंड अपवर्ड चला गया बेटा। मतलब आपके रिब केज का साइज ऊपर एंड साइज में बढ़ गया। और जैसे ही रिब केज का साइज बढ़ेगा साइड से, ऊपर से एंड पीछे से, तो क्या होगा बच्चा, आपके लंग्स का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके लंग्स का नया साइज है बेटा। मतलब लंग्स अब क्या कर गए, अब साइड से भी ये साइज में इंक्रीज हो गए, इतना इनका साइज इंक्रीज हुआ। तो आप देख सकते हैं बच्चा बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आपके लंग्स का साइज इंक्रीज हो रहा है बिकॉज आपका रिब केज बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। एंड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम बेटा आपके लंग्स का साइज अगेन इंक्रीज हो रहा है बिकॉज आपके लंग्स क्या जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, लंग्स का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी किसी भी चीज़ का साइज इंक्रीज होता है, सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज बेटा उस पर्टिकुलर चीज़ का अंदर वाला प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब जब आपके लंग्स का अंदर वाला साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो जो इनके अंदर प्रेशर है ना, जिस प्रेशर को हम बेटा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ये डिक्रीज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब आपके लंग्स का प्रेशर अभी कम है एंड एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है बेटा, ज़्यादा है। एंड जैसे ही बेटा लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर की हवा कहाँ पे आ जाती है, लंग्स के अंदर आ जाती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इनहेलेशन बोलते हैं। समझ गए ना, क्लियर हो गया बेटा इनहेलेशन कैसे होता है। तो याद रखेंगे इनहेलेशन कैसे होता है बच्चा। तो इनहेलेशन के टाइम पे होता क्या है कि हमारा डायफ्राम एंड हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। सो बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता क्या है बच्चा, हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही थोरेसिक कैविटी या लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम बेटा हमारे लंग्स का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाए। इसको हम नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो हवा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से बेटा कहाँ की तरफ आती है, लंग्स की तरफ आती है। सो दिस इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इनहेलेशन बोलते हैं। और ब्रीथ इन बोलते हैं बेटा। तो मतलब आपने सांस को क्या किया, अंदर लिया बच्चा,
समझ गए ना, क्लियर हो गया बच्चा। तो ये है मैकेनिज्म किसका, इनहेलेशन का बेटा। तो इनहेलेशन में क्या हुआ, आई होप आप समझ गए बच्चा, ठीक है। तो एक और पार्ट इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं, वो आप इधर समझिए। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज स्टर्नम, ठीक है ना, एंड फॉर एग्जांपल दीज आर लंग्स, दीज आर लंग्स, ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल दीज आर रिब्स ओवर द लंग्स, ठीक है, ऐसे बना लेता हूँ मैं। तो ये रिब के जो बेटा लंग्स के ऊपर, तो दैट मीन्स ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया, ये रिब केज हो गया है ना। और ये हमारा हो गया डायफ्राम, ये डायफ्राम हो गया, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल अगर ये वाला स्ट्रक्चर जो है, मान लेते हैं ये पीछे से बेटा वर्टेबल कॉलम आ गया, बिकॉज हमें पता है पीछे से वर्टेबल कॉलम भी होता है, ठीक है ना। तो ये रिब्स ऑटोमेटिकली बैक साइड में किससे जुड़ी होंगी, वर्टेबल कॉलम से जुड़ी होंगी, ठीक है। या चलो वर्टेबल कॉलम के मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, अभी हम खाली इतना चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है बच्चा, हमें समझना है कि इनहेलेशन कैसे होता है। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ इनहेलेशन बेटा, तो मतलब हम सांस अंदर कैसे लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इनहेलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा ब्रेन से इनहेलेशन का सिग्नल भेजना पड़ेगा, या ब्रेन का इनहेलेशन का इम्पल्स जनरेट करना पड़ेगा, नर्वस इम्पल्स जनरेट करना पड़ेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, ठीक है। जैसे ही आप बेटा नर्वस सिस्टम से इनहेलेशन का इम्पल्स जनरेट करते हैं, तो वो इम्पल्स बेटा कहाँ पे आएगा, दैट इम्पल्स इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय डायफ्राम, ठीक है। जैसे ही डायफ्राम बेटा इस इम्पल्स को रिसीव करता है, सुन लेना ध्यान से, जैसे ही डायफ्राम इस इम्पल्स को रिसीव करता है, तो डायफ्राम क्या करेगा बच्चा, डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले इम्पल्स आया बच्चा, ठीक है, और इम्पल्स को रिसीव किया डायफ्राम ने, एंड डायफ्राम की रेडियल मसल्स क्या करती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। अब जैसे ही डायफ्राम की रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो हमारा डायफ्राम जो अभी तक क्या था, जो अभी तक डोम शेप था, ये डोम शेप है ना ऐसे बच्चा, तो ये डायफ्राम बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स अभी क्या हो जाएगा बड़ी, अभी फ्लैट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे, ये ऐसे फ्लैट हो गया, ये ऐसे फ्लैट हो गया। तो मान लीजिए ये डायफ्राम बेटा ये फ्लैट हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे ही डायफ्राम फ्लैट हुआ ना, तो इतना वाला स्पेस बेटा बिटवीन द लंग्स एंड डायफ्राम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अभी आप देख सकते हैं ये लंग्स यहाँ पे थे अभी, है ना, बिकॉज डायफ्राम इनको नीचे आने नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे आपने डायफ्राम को फ्लैट कर दिया बच्चा, तो ये लंग्स का नीचे वाला सरफेस क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, इतना इंक्रीज हो गया, इतना बेटा, समझ आया ना। तो लंग्स का सरफेस इंक्रीज हो गया, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो इतना वाला सरफेस लंग्स का इंक्रीज हुआ फ्रॉम द डायफ्रामेटिक एंड, और इतना वाला सरफेस लंग्स का इंक्रीज हो गया फ्रॉम द डायफ्रामेटिक एंड, समझ गए। सो जैसे ही लंग्स का सरफेस इंक्रीज होगा बेटा, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चा, समझ आया ना। लेकिन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है
कि लंग्स का इंक्रीज बेटा किस एंगल पे, लंग्स का सरफेस बेटा या लंग्स का वॉल्यूम किस एंड पे इंक्रीज हुआ। तो आप अब देख लीजिए, लंग जो है, लंग पहले इधर था, अब नीचे आ रहा है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम का इंक्रीज किस एंगल या किस एक्सीस पे हो रहा है, वो हो रहा है बेटा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सीस पे। ये है ना एंटीरियर एक्सीस, ये हो रही है पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर एक्सीस है, ये एंटीरियर एक्सीस है। लंग्स नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, सो दैट मीन्स लंग्स का सरफेस एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सीस पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो रेडियल मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा बच्चा, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट बेटा, तो डायफ्राम फ्लैट बन गया। जैसे ही डायफ्राम फ्लैट बन गया तो क्या हुआ बच्चा, इंक्रीज हो गया क्या, थोरैसिक वॉल्यूम, इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया बच्चा। इन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, समझ गया ना कैसे, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ diaphragmatic muscles, by contraction of diaphragmatic muscles, diaphragmatic muscles, समझ गए ना बच्चा। अब जैसे ही यहाँ पे सरफेस लंग्स का वॉल्यूम लंग्स का इंक्रीज हुआ, तो आपको पता है बच्चा वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो ऑटोमेटिकली बेटा लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं बेटा। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है लंग्स का, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। समझ गया ना बच्चा। तो ये तो हमने एक तरीके से डिक्रीज किया, लेकिन अभी हम और भी देखेंगे दूसरा तरीका डिक्रीज करने का क्या है। बट एक तरीका बेटा लंग्स का साइज़ बढ़ाने का और उनका प्रेशर डिक्रीज करने का क्या होता है कि आप लंग्स के नीचे जो डायफ्राम है बेटा उसको फ्लैट करिए। डायफ्राम फ्लैट होगा तो लंग्स का साइज़ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे बढ़ेगा। जैसे लंग्स का साइज़ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे बढ़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर से जो बेटा एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ आएगा। ये तो पहला तरीका था, ठीक है ना। अब सेकंड तरीका समझिए। सेकंड तरीके में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला बच्चा कि दो रिब्स के बीच में क्या पाई जाती है बेटा, कुछ मसल्स पाई जाती है, जिन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है बच्चा। सो दीज आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, क्लियर है। अब जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया बच्चा। सो बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये सेकंड तरीका है बेटा इनहेलेशन कराने का, ठीक है। तो इधर मैं अगेन लिख देता हूँ बेटा इनहेलेशन। तो यहाँ पे अगेन इनहेलेशन लिख देते हैं। तो पहला तरीका इनहेलेशन या पहला मसल जो इनहेलेशन में मदद करता है वो तो डायफ्राम हो गया। दूसरा मसल जो इनहेलेशन में मदद करता है बेटा, उसके लिए भी क्या आना चाहिए, ब्रेन से इनहेलेशन का सिग्नल आना चाहिए। तो ये ब्रेन से आया बेटा इनहेलेशन का इम्पल्स। अब इस ब्रेन की इम्पल्स ने क्या किया बेटा, इसने रिब्स के बीच की जो मसल है बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं बेटा। इसने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को क्या करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। अब जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, सो बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बेटा क्या हो जाता है, रिब केज लिफ्ट अप होता है, मतलब रिब केज ऊपर की तरफ जाएगा, स्टर्नम भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो मतलब ये थोड़ा बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। सो मतलब हमारे रिब केज का साइज अगर ओरिजिनल ये वाला था, अब रिब केज का साइज इंक्रीज हो जाएगा बेटा। फॉर ये रिब केज का नया साइज है बेटा, रिब केज का साइज इंक्रीज हो गया। यहाँ से भी बेटा रिब केज का साइज इंक्रीज हो जाएगा ऐसे, ये रिब केज का नया साइज है बेटा अभी, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या हुआ कि हमारा जो स्टर्नम बेटा, स्टर्नम पहले यहाँ तक था ना, अब स्टर्नम थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा बेटा, ये स्टर्नम ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ। तो मतलब अगेन क्या हो रहा, हमारे थोरेसिक केज का साइज बढ़ रहा है। और जैसे ही आपके थोरेसिक केज का साइज बढ़ेगा
तो लंग्स क्या करेंगे, लंग्स इस एक्सीस पे बाहर आ जाएंगे बेटा ऐसे। तो इतना वाला साइज लंग्स का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यहाँ से भी बेटा लंग्स ऐसे बाहर आ जाएंगे। तो लंग्स का साइज़ क्या हो रहा है, लंग्स का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और अगेन वही कहानी है, जैसे लंग्स का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा बच्चा। समझ गया ना। लेकिन यहाँ पे पहले याद रखेंगे, जैसे ये कंट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ बेटा, स्टर्नम का क्या हुआ, स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स लिफ्ट अप हो गई बेटा, मतलब उनको बाहर की तरफ खींचा गया बच्चा। ठीक है, स्टर्नम भी बाहर आया एंड रिब्स भी क्या आ गई बच्चा, रिब्स भी बाहर आ गई। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बेटा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। लेकिन किस एक्सिस पे, इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बेटा। ठीक है, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से। एंड अगेन जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। और जैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, आप देखिए इधर भी प्रेशर डिक्रीज हुआ, इधर भी प्रेशर डिक्रीज हुआ, इधर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर डिक्रीज हुआ, इधर बेटा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर डिक्रीज हुआ। तो ओवरऑल प्रेशर ही तो डिक्रीज हो रहा है ना। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, अंदर आएगा लंग्स के अंदर, और कौन सा प्रोसेस चलेगा, इनहेलेशन का प्रोसेस चलेगा। सो मीन्स इनहेलेशन के लिए कौन मदद करता है, तो इनहेलेशन के लिए बेटा दो मसल्स मदद करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रामेटिक मसल्स, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती है, दोनों लंग्स के साइज़ को इंक्रीज़ करती है। और लंग्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, हवा क्या करती है, हमारे लंग्स के अंदर आती है। क्लियर है ना। एंड याद रखेंगे एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनहेलेशन क्या होता है बेटा, एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस, बिकॉज इनहेलेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है बेटा। सो मतलब अगर एटीपी चाहिए तो प्रोसेस कैसी है बेटा, प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है। क्लियर हो गया ना बच्चा, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर एक्सपायरेशन कैसे करेंगे, मतलब सांस को बाहर कैसे छोड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना बच्चा, डायफ्रामेटिक मसल को रिलैक्स करना पड़ेगा। जैसे आप डायफ्रामेटिक मसल को रिलैक्स करेंगे ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। जैसे ही अपनी पोजीशन पे वापस आएगा तो लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे। जैसे लंग का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर अंदर लंग्स का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड बेटा हमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स करना पड़ेगा। जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगी तो रिब केज अंदर की तरफ आएगा। जैसे रिब केज अंदर की तरफ आएगा तो लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा बेटा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। तो ओवरऑल दोनों जगह वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा बेटा तो वो हवा को क्या करेगा, बाहर की तरफ धकेल देगा। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। एंड एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, बिकॉज यहाँ पे मसल रिलैक्स कर रहा है ना, तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल में बेटा कोई भी एनर्जी नहीं लगती। समझ गए। तो ये था बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। लेकिन जब हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करेंगे ना तो याद रखेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बेटा मदद करती है फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब जब आपने इनहेल किया ना, अब इनहेल करने के बाद बेटा आप बाय फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो अगर आप फोर्सफुल एक्सेलेशन करना चाहते हैं, फोर्सफुली बेटा हवा को बाहर भेजना चाहते हैं, नॉर्मली एक्सेलेशन क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है ना। लेकिन अगर आप फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं ना तो फोर्सफुल एक्सेलेशन में कौन यूज़ होती है, दो मसल्स यूज़ होती है। एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है बेटा, एंड दूसरे एब्डोमिनल मसल्स। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स बेटा दोनों यूज़ होती है किसके लिए, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए बेटा। ठीक है ना। सो दिस इज ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इनहेल हम कैसे करते हैं एंड एक्सहेल हम कैसे करते हैं बच्चा। क्लियर है ना। तो आई होप ये आपको समझ आ गया बच्चा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़।